हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एमसीक्यू सीरीज़ कॉमर्स एचएससी सीईटी मेंस की स्टार्ट कर रखी है। आज हम करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन दोनों के मिक्स क्वेश्चंस। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो वो न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो किसके साथ डील करती है? ओनली क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन या फिर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन या फिर बोथ या फिर नन ऑफ द दीज। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो हमारी क्वालिटिव भी होती है और क्वांटिटिव भी होती है। क्वालिटिव ये हमें मैनेज करती है सारे बिजनेस को, और क्वांटिटिव इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आप रेशियो निकालोगे, तो इसका मतलब ये दोनों करती है। अगर आपको और डीपली पढ़ना है तो आप इसको जो नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, हमारा न्यूमेरिकल आ गया है। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल सिर्फ नहीं है, एग्जाम्स में भी न्यूमेरिकल आएंगे। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अच्छे से इनको रिवाइज करके जाओ, ताकि आपको फॉर्मूले थोड़े बहुत याद रहे। नेक्स्ट हमारा गिवन कैश इन हैंड, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्लांट्स, क्रेडिटर, नेट वर्किंग कैपिटल। तो जो नेट वर्किंग कैपिटल होती है वो हमारी करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी से निकलती है। तो जो हमारे इसमें प्लांट है वो ना ही हमारी करंट असेट्स है, ना ही हमारी क्या है करंट लायबिलिटी, तो उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे? कैश इन हैंड 10,000, डेटर्स 20,000 प्लस 30,000, बिल रिसीवेबल 5,000, 35,000। उसमें से हम क्रेडिटर्स को यानी करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे 15,000 को, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20,000। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ये आप देख सकते हो, नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू टोटल करंट असेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटी। ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आई थिंक सभी को आता होगा। नेक्स्ट है हमारा द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स, जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है टोटल ऑफ करंट असेट्स। जब इसमें से हम करंट लायबिलिटी माइनस कर देते तो हमारी क्या आ जाती है? नेट वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब है ओनली टोटल ऑफ करंट असेट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस इज रिलेटेड टू। जो अकाउंटिंग है वो प्राइस लेवल चेंज होते हैं वो किससे रिलेटेड है? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से, क्योंकि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में हमारे क्या होते हैं? प्राइस चेंज होते रहते हैं, कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं। प्राइस लेवल इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इनसफिशियंट वर्किंग कैपिटल मे रिजल्ट इन टू विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। जो इनसफिशियंट वर्किंग कैपिटल होती है वो किस कॉम्बिनेशन के साथ फॉलो करती है? फेलियर टू अडेप्ट टू चेंजेस, enhancement in credit worthiness of the firm, reduced availability of trade and cash discount, reduced volume of sales। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 पहला सही है कि फेलर्स टू अडेप्ट टू चेंज। अगर उसके पास हमारी इंसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल ही नहीं होगी तो हम कोई भी चेंज करने में क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। दूसरा भी सही है, जो हमारी क्रेडिट वर्थनेस है फर्म की वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि हर चीज़ को हम क्या करेंगे? क्रेडिट पे लेना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ सेल, जो हमारी वॉल्यूम ऑफ सेल है वो क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सॉरी, सेकंड नहीं होगा, थर्ड होगा। रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, जो हमारी ट्रेड एंड कैश की डिस्काउंट है वो कम हो जाएगी। जो क्रेडिट वर्थनेस है फर्म की वो इन्हेंस नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, गुड परचेज फॉर कैश, पेमेंट ऑफ बोनस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इशूज ऑफ शेयर्स इन ल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसमें होगा इशू ऑफ शेयर्स इन ल्यू ऑफ इन रॉ मटेरियल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Fund flow occurs when there is change in working capital. Increase it, there is no effect working capital in all given option where D the working capital is increase. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैनेजियल अकाउंटिंग? मैंडेटरी, मॉर्टगेज, ऑप्शनल या फिर डी? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शनल। ये सभी के लिए कंपलसरी नहीं होती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन ऑफ मैनेजियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, complementary nature, antagonistic in nature, neutral from of influence, statutory। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो होता है यानी फंड ऑफ फ्लो का होता है वो कैसा चलता है? वर्टिकल, ड्राइंग, हॉरिजॉन्टल, नॉन वर्बल। तो ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नॉन वर्बल नहीं चलता, वो हमारा वर्टिकल, ड्राइंग, हॉरिजॉन्टल हर तरीके से चलता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ मैनेजियल अकाउंटिंग?
इसका मतलब क्या है, हमारा जो हम किसी को मैनेज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, डिसीजन अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट इन द डिसीजन टू मैन्युफैक्चरिंग और बाय: effective utilization of manufacturing capacity, variable cost of products, income from rent of the effective areas used by the production sector, fixed cost unchanged। तो जो अनचेंज है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नहीं लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, इसको हम किसी भी बाय डिसीजन या फिर उसमें नहीं लेंगे। बिजनेस मीन्स क्या होता है, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, नॉट अ अलग अलग, सेपरेट नहीं है दोनों। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का टोटल मिला के हम क्या करते हैं, बिजनेस कहलाता है। इधर देख सकते हो आप एक बार, बिजनेस, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। कॉमर्स में आता है हमारा ट्रेड एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी, और जो इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, मैसेंजर। ये आपने रूरल मार्केटिंग में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मैनेजियल अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मैनेजियल अकाउंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा, रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग डाटा, रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ डाटा। तो ऑल ऑफ दिस आएगा, ये हमारी हर चीज़ को मैनेज में क्या करता है, फॉलो करता है, रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज़ नोन एज। जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है वो किससे रिलेटेड होता है, देन उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डायनामिक एनालिसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मैनेजरियल अकाउंटिंग इज मेकिंग अकाउंट्स, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो अभी हमने पीछे देखा था ये क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Net capital employed equal the fixed assets. Expenses ratio reflect the profit earning capacity of the concern. Low sales in relation to fixed assets means underutilization of fixed assets. The analysis for short-term solvency of the company attempts to focus attention on the cash generation power of the company. तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल द फिक्स असेट्स। जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो एक फिक्स असेट्स के इक्वल नहीं होती है। नेट कैपिटल का फॉर्मूला देख लो आप, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट हमारा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन करंट असेट्स, नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस माइनस एडजस्टमेंट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू। जो टोटल कैपिटल होती है वो एम्प्लॉयड होती है वो किसके इक्वल होती है, फिक्स असेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल की। ओके, ये आपका एक फॉर्मूला भी है, आपको ये याद रखना है, कहीं न्यूमेरिकल आपसे आ सकता है, उसमें आपको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ सकती है। तो फिक्स असेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, अगर नेट वर्किंग कैपिटल नहीं है तो आप करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करके नेट वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज़। जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है वो क्या है, डायनामिक एनालिसिस, एवरेज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का अदर नेम डायनामिक एनालिसिस है, लेकिन ये है क्या, एक ट्रेंड एनालिसिस है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्ट्रेट लाइन या कॉन्केव लाइन हो सकती है। आपको पूछा भी जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की जो कर्व है वो कैसा हो सकता है, तो या तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है या फिर कॉन्केव हो सकती है, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन आज का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ़ प्रॉफिट्स आर 1/4 ऑफ कॉस्ट व्हाट इज़ द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन सेल। प्रॉफिट है वो कितना है, 1/4 है। आप मान लीजिए 4 अगर हमारा सीपी है तो हम 1 ले लेंगे, तो हमारा 1 क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, क्योंकि एक का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी 4 सेल्स 5, आप ऐसे करके निकाल सकते हो। जब सेल्स 5 आ जाएगा तो प्रॉफिट का सेल्स कितना बचेगा, 1/5 बचेगा। ठीक है, द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन सेल्स, हमें सेल के ऊपर निकालना है। हमारी टोटल सेल कितनी हो गई थी, 5, और हमें प्रॉफिट कितना है, 1, तो 1/5 हमारा क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया। जो 4 है वो हमारा सीपी है। आप इसे एक मैथ के क्वेश्चन की तरह कर सकते हो कि 4 जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, 5 हमारी सेल्स प्राइस है, और इन्होंने हमसे प्रॉफिट सेल्स पे पूछा है, तो हमारा सेल्स कितनी है 5, प्रॉफिट कितना है 1, तो 1/5 क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट इन सेल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आज बस इतना ही।
कल हम 21 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय बाय।